Today we will start discussing our first chapter, that is matter in our surroundings. साइंस के किसी भी स्ट्रीम को, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री को और फिज़िक्स को अगर समझना है ठीक से, तो मैटर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, हम बात करेंगे कि मैटर क्या होता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, हाउ आर द प्रॉपर्टीज़ कैन बी अल्टर्ड, किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज की जा सकती है, मतलब हाँ, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, how the states of matter can be interchanged with the help of change in temperature or change in pressure. And in this chapter we will also talk about some phenomena like diffusion, like evaporation, and obviously associated with that cooling effect of evaporation. तो ये सब बातें जो हैं ये एक्चुअली इंटर रिलेटेड है। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। मैटर के बारे में हमको पता करना है। छोटी क्लासेस से हम थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। तो यहाँ पे जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की बात करेंगे तो वी विल जनरली स्टार्ट थिंकिंग व्हाट इज़ मैटर। तो हम कहते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। हाँ, व्हाट नॉट। अगर आप अपने चारों तरफ चीज़ें देखें तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर चीज़ें आपके आसपास मैटर ही होता है, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। हाँ, ये सब, चाहे वो ये यहाँ पे जैसे वुड पार्टिकल दिखाया हुआ है, सैंड दिखाया हुआ है, स्टोन पेबल्स दिखाए हुए हैं, रॉक दिखाया हुआ है, सॉल्ट दिखाया, एनीथिंग फॉर दैट मैटर इज एक्चुअली मैटर। व्हाट इज़ मैटर, हाउ डू वी डिफाइन दैट। हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी मैटर, वो भी मैटर। हमारे आसपास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती भी नहीं है, वो भी मैटर हो सकती हैं। एयर, आप फैन ऑन करते हो एंड यू फील दैट यू आर हैविंग सम एयर टचिंग यू, आपकी बॉडी को एयर टच कर रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट्स हैपनिंग, एयर पार्टिकल्स आर टचिंग योर बॉडी। तो एयर जो है, जो दिख भी नहीं रहा, वो भी मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। स्पेसिफिकली हम उसको डिफाइन करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी बात बोलते हैं। क्या? एनीथिंग विच हैज़ mass and volume. Anything which occupies some space, मतलब जिसका कुछ वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। तो एनीथिंग that has space and has mass, anything that occupies some space and has mass is known as matter. वो मास बहुत कम भी हो सकता है। हाँ, मास का मतलब उसका नेट कंटेंट। फिजिक्स में मास के बारे में हम बात करते हैं, नेट कंटेंट। उसका जो नेट कंटेंट है वो मास है, और जो भी कंटेंट है वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम कैन बी कंसिडर्ड एज मैटर। ये बात बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। वन लाइन का डेफिनेशन है, दैट शुड बी वेरी क्लियर विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। तो छोटी से छोटी चीज़, चाहे आप एयर की बात करने लग जाएं, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एयर का भी मास होता है, मेज़र किया जा सकता है। आगे हम केमिस्ट्री में सीखेंगे कि हाउ टू काउंट द पार्टिकल्स एंड हाउ कैन वी मैनेज टू मेज़र द मास ऑफ एयर। यस, इन क्लास 9th ओनली हम सीखेंगे केमिस्ट्री में ही कि किस तरह से ये सब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मास एंड वॉल्यूम। सो आवर कंसेप्ट रिगार्डिंग मैटर शुड बी वेरी क्लियर, दैट एनीथिंग विच हैज़ मास विच ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। अब जो मैटर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हाँ, मास और वॉल्यूम तो है ही उसका, लेकिन उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम विद द हेल्प ऑफ सम वीडियोस देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी बुक में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे एनसीईआरटी में बताई हुई हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे, देखेंगे। तो देखो कि ये तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर की।
जो कि हमको अपने सराउंडिंग्स में दिखता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग में, कि हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर में हमने पानी भरा हुआ है, और पानी भरे हुए बीकर में अगर हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें, अगर हम इसमें सॉल्ट डाल दें तो क्या होगा? हाँ, ये तो आपको आइडिया होगा ही कि सॉल्ट को जब हम वाटर में डाल देते हैं तो वो सॉल्ट जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। सॉल्ट उसमें डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। हम कहते हैं वो इसमें डिज़ोल्व हो गया। तो सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है, उसमें डिसअपेयर हो जाता है। सेम थिंग एक और बीकर में हम कर सकते हैं कि हम एक पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट को हम बोलते हैं KMnO4। हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट के लिए फॉर्मूला होता है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट जो कि इस तरह का मैजेंटा कलर का सब्सटेंस है, हम इसमें डालेंगे तो हम देखेंगे थोड़ा सा डाला और वो पूरे के पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्मली फैल गया। यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह एक जैसा दिख रहा है, सब जगह वो फैल गया। तो मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है। ये पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जा रहे हैं, सब जगह फैल जा रहे हैं। इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम। क्या कि पार्टिकल्स जो है वो बहुत छोटे हैं ना, तो वो छोटे पार्टिकल्स को देखते हैं अपन, कि वो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम यही बात कर रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है हमारा KMnO4, आपकी बुक में दिया हुआ एक्सपेरिमेंट है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है वो बात आपको उससे समझ में आ जाएगी। योर बुक हैज़ एक्टिविटीज़। हाँ, एक्टिविटीज़ जो है आपकी बुक की वो आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जनरली एक्टिविटीज़ में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम देखें कि क्या हो रहा है। ये एक बीकर है, इसमें हमने पानी डाल दिया। ठीक है, बीकर में हमने पानी डाल दिया, एक बीकर लिया उसमें हमने पानी डाल दिया। अब इस बीकर में अगर हम बहुत थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालें, वही पोटेशियम परमैंगनेट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। डिज़ोल्व हो जाएंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इसके अंदर, और फिर हमें दिखेगा कि ये जो पूरा का पूरा जो कंटेनर था उसमें जो वाटर था उसका कलर चेंज हो गया। वो वैसा ही मैजेंटा कलर का हो गया जैसा पोटेशियम परमैंगनेट हमको दिखता है पाउडर फॉर्म में। बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी में हमने डाला था। अब इस स्मॉल क्वांटिटी में से जितना भी वाटर है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीलीटर, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन हम निकाल के एक दूसरे बीकर में डालते हैं जिसमें उतना ही वाटर, आप मान लो कि हमने 100 ml वाटर लिया तो उसमें 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट के हिसाब से हमने तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया था। अब हमने पोटेशियम परमैंगनेट का उस सॉल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट, ओनली 10 ml लेकर के इस पूरे सॉल्यूशन में, पूरे वाटर के से भरे हुए बीकर में डालना है। तो हम क्या देखते हैं कि ये अब भी कलर दिखा रहा है। इसमें से लिया है हमने पोटेशियम परमैंगनेट, हमने प्योर नहीं लिया, हमने इसमें से लिया है जिसमें ऑलरेडी एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट वाज देयर। वो स्मॉल परसेंटेज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो था उसने भी इसमें अपना इम्पैक्ट शो किया। अब हम उसमें से भी उतना ही, यानी 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन विद वाटर लेकर के और उसे फिर क्लियर वाटर में डाल दे रहे हैं। तो क्या होगा, तब भी हम देखेंगे कि ये अपना कलर दिखा रहा है। पहले वाले से कलर थोड़ा सा डल हो जाएगा लेकिन ये कलर दिखाएगा। वी कैन डू दिस मल्टीपल टाइम्स। एक बार और अगर हम ऐसा ही करें तो फिर वही होगा, फिर हम देखेंगे कि कलर इज देयर। इससे हमको क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। पहली बात हमने की थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर नंबर 1।
नंबर 2 वी आर सेइंग दैट द पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। कैसे पता चला कि हमने बिल्कुल अ पिंच ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट बहुत कम क्वांटिटी में लेकर के और उसको हमने डाला था फर्स्ट बीकर में, उसके बाद से तो हम सॉल्यूशन से डाल रहे हैं और वो भी केवल 10 ml यानी बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेकर के, और तब भी वो अपना इम्पैक्ट यानी अपना कलर शो कर पा रहा है। इसका मतलब इन अ वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ वाटर फिल्ड इन अ कंटेनर, उसमें भी पोटेशियम परमैंगनेट के साइजेबल अमाउंट में पार्टिकल्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे से सैंपल ऑफ वाटर में। इसका मतलब वो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आ सकते थे, लेकिन वो आ रहे हैं और अपना इम्पैक्ट शो कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया गया है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बता रहा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो हम जो बात कर रहे थे पहले वही अपन फिर से उधर ही चलते हैं। हम कह रहे थे कि भाई जो हमारा ये है, हमने एक बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया और पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ये हमको इससे मालूम चलता है। अब हम फिर से अगर इसी के बारे में बात करें, हाँ, सॉल्ट डाला था हमने इसमें और ये सॉल्ट जो था वो डिज़ोल्व हो गया था। सॉल्ट को डिज़ोल्व करने के लिए हमने एक छोटा सा काम ये किया था कि सॉल्ट डाल के हम लोग नॉर्मली अगर डिज़ोल्व करनी होती है कोई चीज़ वाटर में तो हम क्या करते हैं, हम कोई स्टिरर ले लेते हैं। जैसे आपने एक स्पून ले लिया, स्पून लेके उसको स्टिर करना शुरू किया तो वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है। अगर मान लें आप इसे स्टिर ना करें तो क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, सॉल्ट को वाटर में डाल के ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा, डिज़ोल्व होगा कि नहीं होगा? ये तब भी डिज़ोल्व हो जाएगा। आप इसको छोड़ दो और थोड़ी देर बाद देखो तो आपको पता चलेगा देयर इज़ नो सॉल्ट। ये सॉल्ट डिज़ोल्व होता क्यों है और कहाँ चला जाता है? हाँ, इसके लिए बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, और सॉल्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाकर के एडजस्ट हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। यहाँ पे ग्रे कलर से वाटर के पार्टिकल्स दिखाए गए हैं और सॉल्ट पार्टिकल्स को वाइट कलर से दिखाया हुआ है। वाइट कलर के सॉल्ट पार्टिकल्स when added to water get adjusted in between the intermolecular spaces of water। सॉल्ट के पार्टिकल वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जाकर के छुप गए, जाकर के एडजस्ट हो गए। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है? इससे हमें ये बात पता चलती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है। पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं होती तो वहाँ जाकर के कभी भी सॉल्ट के पार्टिकल्स एडजस्ट नहीं हो पाते और फिर सॉल्ट जो होता है वो वाटर में डिज़ोल्व भी नहीं हो पाता। वो डिज़ोल्व होता ही इसीलिए है क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स जो हैं, सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस है या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उनके बीच में जाकर के एडजस्ट हो जाते हैं। इसी को डिज़ोल्व होना कहते हैं, ठीक है। अब अगर गैप ज़्यादा होगा तो डिज़ोल्व ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, गैप कम होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत ही कम होगा। कुछ सब्सटेंसेस जिनके पार्टिकल्स इनके बीच में एडजस्ट नहीं हो पाते वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जो सब्सटेंसेस इनके बीच में एडजस्ट हो जाते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है ना। सिंपल कंसेप्ट है। तो हमें एक और कैरेक्टरिस्टिक पता चला कि वाटर के मतलब मैटर के
पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में गैप होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस होते हैं। पहली चीज़ हमने बोली मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहली चीज़ हमने बोली एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर। दूसरी चीज़ हमने बोली कि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, नंबर 2 पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। हमने ये चीज़ समझाया दैट द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड नाउ व्हाट वी आर सेइंग दैट पार्टिकल्स हैव spaces between them and these spaces are called intermolecular और interparticular spaces। क्लियर है ये बात? कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात तो है नहीं है जो समझ में ना आए, बिल्कुल छोटी छोटी बातें। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में जगह होती है। अगर हम देखें एक इंसेंस स्टिक को, इंसेंस स्टिक मतलब एक अगरबत्ती जो हम पूजा वगैरह में जलाते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि उसकी स्मेल जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है। एंड समटाइम्स अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में अगरबत्ती जला दी तो ये भी होगा कि पार्टिकल्स जो होंगे वो इसके एयर में जो इसके पार्टिकल्स होंगे उनकी स्मेल जो होगी वो बहुत दूर तक फैल जाएगी। इंसेंस स्टिक जो है वो हो सकता है रूम के बाहर भी किसी को पता चल जाए कि हाँ यार यहाँ पे पूजा वूजा हो रही है। ऐसा होता है ना, कई बार अड़ोस पड़ोस में कुछ पूजा वूजा शुरू होती है, कुछ जलाते हैं धूप वूप वो सब है ना, अगरबत्ती वगैरह, तो हमें पता चल जाता है, स्मेल आ जाती है। उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात क्या है कि कहीं पे एकदम गरम गरम खाना बन रहा होता है तो आपको पता चल जाता है, स्मेल आ जाती है, आलू के पराठे बन रहे हैं, है ना। वो आलू के पराठे बन रहे हैं ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है कि आलू के पराठे कैसे होते हैं, हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो उसमें, आपको आलू के पराठे पसंद हो, है ना। तो ये आलू के पराठे या एनीथिंग एल्स जब गरम गरम बनता है तो उसकी स्मेल हम तक पहुंच जाती है। लेकिन एक बात और आपने नोटिस की होगी, यही आलू के पराठे जिनकी खुशबू हमको आ रही थी उनको अगर नेक्स्ट डे फ्रिज में रख करके छोड़ दिया जाए और नेक्स्ट डे निकाला जाए तो आपको दूर से तो छोड़ो, पास से भी स्मेल नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? मटेरियल वही है, आलू का पराठा सेम, जो कल बड़ा अच्छा लग रहा था, कल दूर से खुशबू आ रही थी उसकी, ये हमें पता चल गया कि आलू का पराठा बन रहा है, लेकिन अब वो स्मेल नहीं आ रही है। उसको नाक लगा करके सूंघ रहे तो भी स्मेल पता नहीं चल रही है खास अच्छे से। हाँ, स्मेल नहीं पता चल रही है। कोरोना तो नहीं हो गया? हाँ, कोरोना हो जाए चाहे नहीं हो जाए स्मेल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि स्मेल आती क्यों है? देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। What is diffusion? Diffusion is the movement of matter particles from their higher concentration to their lower concentration. This is known as diffusion. मैटर के पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई ऑस्मोसिस की बात नहीं हो रही है। ऑस्मोसिस को हम कहते हैं कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इंसेंस स्टिक के पास जो इसमें से जो स्मोक निकल रहा है, हाँ, जो पार्टिकल्स है यहाँ पे वो मूव कर रहे हैं टू द नोज ऑफ द पर्सन हु इज स्मेलिंग इट, हु इज फीलिंग द स्मेल फ्रेग्रेंस ऑफ द इंसेंस स्टिक। ये मूवमेंट जो है ये डिफ्यूजन है। और जब ये टेम्परेचर ज़्यादा है, आलू का पराठा, आलू के पराठे से भी इसी तरह से स्मेल जाएगी, लेकिन अगर वो गर्म है तो हीट ज़्यादा होने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स, स्मेल के पार्टिकल्स हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी।
और वो तेज़ी से भाग करके हमारी नाक तक पहुंच जाएंगे, हमको स्मेल पता चल जाएगी। लेकिन जब आपने उसको फ्रिज में रखा हुआ है और फिर फ्रिज में से निकाल करके आप उसे स्मेल करने की कोशिश कर रहे हो, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, स्मेल आने के चांसेस नहीं हैं। आपकी नोज़ तक ही नहीं पहुंचेगा तो स्मेल कैसे आएगी? उसको उठा के नाक तक ले जाना और कुछ डेस्परेट एफर्ट करना स्मेल लेने की अलग बात है, ठीक है। तो the particles have energy also, and that energy is known as kinetic energy. इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स कीप ऑन मूविंग। ये बताया था हमको एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, वही रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने माइक्रोस्कोप यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें देखी, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे अपन देखते हैं, उसमें एक वीडियो है, उसमें हमने आपको बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन का क्या कंट्रीब्यूशन था। इन द ईयर 1831 उन्होंने देखा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। हाँ, एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी इनसाइड अ सेल उन्होंने देखा था सबसे पहले इन द ईयर 1831। तो रॉबर्ट ब्राउन का जो एक्सपेरिमेंट था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या काम किया था उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था इसलिए उसका नाम ब्राउनियन मोशन रख दिया। तो ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा अपन नज़र से निकाल लेते हैं, है ना। ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है कि मोशन विदाउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिगजैग मोशन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने एक बीकर में पानी भर के उसकी सरफेस पर पोलन ग्रेन्स गिराए विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। जो पेंटिंग ब्रश होता है ना, पेंटिंग ब्रश पे एक फ्लावर से उसने पोलन ग्रेन्स लिए और पोलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल कर दिया उसके ऊपर बीकर की सरफेस पर, और फिर विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप उसने उनको ऑब्जर्व किया एक ड्रॉपलेट के ऊपर। बेसिकली बीकर में तो बहुत सारा होता है, तो उसमें से एक ड्रॉपलेट लेकर के उस ड्रॉपलेट को स्लाइड पे रखा और फिर उसको अपने माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसे पता चला कि पार्टिकल्स जो है वो मतलब जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर रनिंग अराउंड, जिगजैग मोशन कर रहे हैं, हाँ, इधर उधर भाग रहे हैं। तो ऐसा कोई कहीं भी भागता रहे, ऐसा कभी इधर जाए कभी इधर जाए कभी उधर जाए, ऐसा मोशन ये रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। हाँ, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इस हेफेजेट मोशन के बारे में ये बताया कि ये पोलन ग्रेन्स एक्चुअली उनमें खुद में कोई एनर्जी नहीं है। दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर कीप ऑन मूविंग हेफेजेटली विदाउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दे आर हिटिंग द पार्टिकल्स, द पोलन ग्रेन्स, एंड दैट इज़ वाई दीज पोलन ग्रेन्स आर मूविंग अराउंड। माइक्रोस्कोप से, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उससे वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं दिखते, लेकिन पोलन ग्रेन्स भाग रहे हैं, उसका रीज़न इस तरह से हमको पता चलता है। तो पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट जो है उसे देख करके जिगजैग मोशन को उन्होंने डिस्क्राइब किया और उन्होंने बोला कि पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। अब हम इस तरह के किसी भी मोशन को, चाहे वो पोलन ग्रेन करे चाहे कोई भी करे, हम उसको ब्राउनियन मोशन ही बोलते हैं। तो ब्राउनियन मोशन कैसा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं इलस्ट्रेशन से, एग्जाम्पल से, कि अगर हम एयर में देखें कि एयर के पार्टिकल्स किस तरह से मूव करते हैं, तो उनका जो मूवमेंट है वो फिक्स्ड मूवमेंट या किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं है, वो कहीं भी मुड़ते, ऐसा भी नहीं है कि ये केवल नीचे ही आ रहे हैं, हाँ, या ये केवल ऊपर ही जा रहे हैं। दे कीप ऑन मूविंग रैंडमली, दे कीप ऑन मूविंग इन एवरी डायरेक्शन अकॉर्डिंगली, कहीं भी घूमते रहते हैं। हाँ, और ये इसलिए घूमते रहते हैं, हाँ, डस्ट पार्टिकल्स इनसाइड एयर इसलिए मूव करते हैं इधर उधर क्योंकि एयर के पार्टिकल्स उनको इस तरह से टक्कर मारते रहते हैं। हाँ, सेम कंसेप्ट जो हमको रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, वही कंसेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल्स, दे आर एक्चुअली दे हैव वेरी लेस मास, उनका वेट बहुत कम है, और अगर उनका वेट कम होगा तो फिर उनके ऊपर कहीं भी टक्कर लग जाएगी। अभी हम इस तरह से अगर यहाँ पे जहाँ पे हमको डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा इस तरह का डिस्टर्बेंस कर दें तो हमें वो हर तरफ घूमते हुए दिखने लग जाएंगे, है ना। और द रीज़न बिहाइंड दैट इज़
कॉलिजन्स लाइक दैट कि ये एक डस्ट पार्टिकल है तो एयर के मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन से उसको टक्कर मारेंगे, इस वजह से वो कभी यहाँ जा रहा है कभी यहाँ जा रहा है। एयर के पार्टिकल्स तो हमको दिख नहीं रहे, हमको केवल ये डस्ट पार्टिकल मूव करता हुआ दिखाई देता है, वी कॉल इट ब्राउनियन मोशन। तो ये थे रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने इसके बारे में बताया था, पोलन को पानी में डाल के, हालांकि इतना बड़ा ऐसा नहीं कि हम बीकर में ही माइक्रोस्कोप डाल रहे हैं, लेकिन ये समझाने के लिए एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि इस तरह से वो जिगजैग डायरेक्शन में कहीं भी जा सकते हैं। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स कीप ऑन मूविंग। पहली बात हमने क्या बोली कि पार्टिकल्स से मिलकर के मैटर बना है। नंबर 2, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। फिर हमने कहा कि पार्टिकल्स हैव गैप बिटवीन देम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, ये बात हम इस इलस्ट्रेशन से देख रहे हैं। और अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि पार्टिकल्स कीप ऑन अट्रैक्टिंग ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को देखें तो ये बात हमको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाती है। अगर सॉलिड में हम यही चीज़ देखते हैं तो हमको ये बात पता चल जाती है ज़्यादा आसानी से। क्यों? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर इंटैक्ट, दे आर इंटैक्ट, वो अपनी जगह पे रहते हैं। और हम इसे देख करके अगर कहते हैं कि दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो हमको एक्चुअली उतना ठीक से पता चलता नहीं है। मैं कह सकता हूँ कोई भी स्टोन लेकर के कि देखो इसके पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, वैसे ही जैसे कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो ये बात आपको कम समझ में आएगी, आप बोलोगे कि क्या बात कर रहे हो आप, मैग्नेट तो दूर से खींच लेता है किसी भी चीज़ को। राइट, मैग्नेट जिस फोर्स से खींचता है वो एक अलग टाइप का फोर्स है ना, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, अलग टाइप का फोर्स है। आपने थोड़ा बहुत 8th क्लास में भी उनके बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, ये कहते तो हैं हम कि सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर इसको ठीक से समझना है तो हमें इलस्ट्रेशन या एग्जांपल एक लिक्विड का लेना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे। कि ये जो, अब आपने टैप चलता हुआ ज़रूर देखा होगा, पानी गिर रहा है, ठीक है, ये तो सबको पता है कि ये सब रोज़ ही देखते हैं। अगर आप इसमें इसके बीच में हाथ डाल दो ऐसे, इसको पकड़ने की कोशिश करो ऐसे करके, हाँ, पकड़ने मतलब आप इसको कट करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, तो क्या होगा, ये बिखर जाएगा ना। लेकिन आप अपना हाथ जैसे ही हटाते हो ये फिर एक ही डायरेक्शन में गिरता है, ऐसे ही गिरता है। और ये अपनी स्ट्रीम को छोड़ता नहीं है, नहीं कि इधर से इधर निकल गए पानी, हाँ, ऐसा तो नहीं हो रहा। ये अपनी जगह पे ही रहता है, अपने एक ही जगह पे रहता है। आप इसको बीच में कुछ भी डाल दो, अपना हाथ डाल दो, इसको कट करने की कोशिश करो, यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव कोहेसिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, एक दूसरे को इंटैक्ट रखते हैं। हाँ, बस ये एक और प्रॉपर्टी उसके साथ में ऐड हो गई। क्या? कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स हैव intermolecular spaces, and particles have intermolecular forces also, with the help of which they keep on attracting। अब गैसेस के पार्टिकल्स हैं, उनमें उतना फोर्स नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, तो गैसेस तो कहीं भी फैल जाती हैं। वाटर अपनी स्ट्रीम में ही रहता है, वाटर को किसी कंटेनर में डाल दोगे तो उसमें ही रहेगा। और सॉलिड्स जो होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, उनका शेप और वॉल्यूम सब फिक्स रहता है। हाँ, तो ये जो चीज़ हम देख रहे हैं ये बेसिकली हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है। ये जो बात हम कर रहे हैं
यही मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है। और मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो फोकस रहता है, दैट फोकस इज स्पेसिफिकली ऑन द डेफिनेशन ऑफ मैटर एंड द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो ये जो मैटर होता है ना, मैटर के जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ये अलग अलग तरह की मैटर की स्टेट्स में अलग अलग हो सकते हैं। तो हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे इसके आगे, लेकिन उसके पहले हम जो अब तक पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें कि हमारी बुक में क्या लिखा है ना। बुक में हम थोड़ा सा नज़र डाल लेंगे तो हमें बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हमारी बुक क्या कहती है, हमारी बुक मैटर के बारे में क्या क्या बात लिखती है और हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है वो हमारी बुक में कैसे लिखा है ये हमको पता होना चाहिए। हाँ, तो पहली बात तो देखो, एक तो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसे देख लें हम कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। हाँ, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, planet, animals, even a small drop of water on a particle of sand, everything is matter. That we already have discussed. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. So the other word, they have both mass as well as volume. तो mass और volume दोनों उनका है। मास और वॉल्यूम यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि दे आर द फिजिकल क्वांटिटीज। व्हेन यू गो टू योर फिजिक्स, तो फिजिक्स इज अ साइंस इन विच वी लर्न अबाउट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, एंड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको नापा जा सके। तो मास भी मेज़र किया जा सकता है, वॉल्यूम भी मेज़र किया जा सकता है, और हर फिजिकल क्वांटिटी की, यानी वो क्वांटिटी जिसे मेज़र किया जा सकता है, उसको मेंशन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो उसका मैग्नीट्यूड यानी वो कितना है, और दूसरा उसका यूनिट। तो मास का यूनिट किलोग्राम है, ये बात हम याद रखेंगे। मास का यूनिट है केजी और किलोग्राम, और वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर क्यूब। अब जिनको एसआई यूनिट नहीं पता वो मोशन चैप्टर का फर्स्ट जो डे 1 था उसको देख लें। आपको यूनिट्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में अगर जानकारी लेनी है, बेसिक नॉलेज लेनी है, तो मोशन का डे 1 देखो, तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो किलोग्राम और क्यूबिक मीटर, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूँ कि नीचे आपको आपकी बुक में ही एसआई यूनिट्स के बारे में छोटी बात बताई हुई है। एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम एंड एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर। हाँ, क्यूबिक मीटर मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज क्यूबिक मीटर। ये वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। और कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। हम जब लिक्विड को या गैस को, किसी भी फ्लूइड को कितना स्पेस घेर रहा है उसको अपन मेज़र करने लगते हैं तो उसका लीटर होता है। लीटर इज़ 1 डेसीमीटर ना। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। डेसीमीटर का मतलब समझो, डेसी इज 1/10। हाँ, 1/10 क्यूबिक मीटर का मतलब, या डेसीमीटर क्यूब का मतलब ये डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डेसी अगर 1/10 है तो m/10 मीटर/10 इंटू मीटर/10 इंटू मीटर/10 इसको लिख सकते हैं, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब होता है, तो ये 10⁻³ क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। क्या? 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 लीटर। तो वी कैन से 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक मीटर। दिस इज द रिलेशनशिप। ये रिलेशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। मिली मतलब
मिली इज 1/1000, हम उसको लिखते हैं 10⁻³ ये बातें मोशन चैप्टर में है, लेकिन क्योंकि यहाँ बात चली है और यहाँ लिखा हुआ है तो यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट दिस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है। अगर मिली 1/1000 है तो वी कैन से 1000 इंटू मीटर, मिली की जगह हम 1/1000 लिख दें और यहाँ पे लीटर लीटर रह जाएगा तो ये कट जाएगा और 1 लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर का ये मतलब है। आपको यूनिट्स का यूज़ करना और उनको इंटर कन्वर्ट करना ज़रूर सीख लेना चाहिए अभी के अभी। हाँ, मोशन चैप्टर में ही आपको ये बात पता चल जाना चाहिए। और यहाँ पर आपको ये क्योंकि दिखाया हुआ है कि वॉल्यूम या मास कैसे मेज़र किया जाता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर आप मास और वॉल्यूम नहीं समझोगे तो आपको डेंसिटी कभी समझ में नहीं आएगा और फिर कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे दूसरे चैप्टर्स में हमारे साथ होंगी जो हमें फिज़िक्स में पढ़ने आगे। तो यूनिट को यूज़ करना मैग्नीट्यूड के साथ आपको जल्दी से समझ में आ जाना चाहिए। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में हमने बात की। हमने कहा कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहली बात हमने की कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। एक बात हुई। दूसरी बात हमने कहा कि दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ये हमने देखा, ये एक्टिविटी जो है ये हमने देखी कि किस तरह से जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जा कर के डिज़ोल्व हो जाते हैं। व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये चीज़ हमने देखी थी, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे अपने वीडियो में। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने देखा था कि किस तरह से हम वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं और उसमें से 10 ml देन 10 ml देन 10 ml हम आगे निकालते जाएं तो वो फेड होता जाएगा, लेकिन स्टिल दिस वेरी स्मॉल pinch of potassium permanganate is capable of showing its presence in the fourth beaker also. This shows that the particles are very small and even in a very small sample there are uncountable or millions of the particles there may be which are capable of showing their presence in the beaker. तो ये एक्सपेरिमेंट जो है इसका आपने इससे क्या सीखा वो बातें आपको पता होनी चाहिए। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो the same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected. आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि डेटॉल की स्मेल कैसी होती है। हाँ, और वो डेटॉल को भी इसी तरह से डाल करके वहाँ जैसे यहाँ पे हम कलर देख रहे हैं वहाँ पे हम स्मेल डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने देख लिए तो हमको पता चल गया होगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में और क्या बात करते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये भी हमने देखा कि उनके बीच में स्पेस होता है, तभी तो वो जाके सॉल्ट के पार्टिकल जाके छुप जाते हैं उधर, है ना। सॉल्ट के पार्टिकल्स वहाँ पे क्यों छुप पाए? हाँ, वाई दे गॉट एडजस्टेड इन बिटवीन देम, क्योंकि वहाँ पे जगह थी। तो पार्टिकल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब दे हैव काइनेटिक एनर्जी। This can be seen by putting various substances into water. ब्राउनियन मोशन का एग्जांपल हमने लिया था कि ब्राउनियन मोशन में हम देखते हैं कि सब इधर उधर जिगजैग भागते रहता है। तो we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. हमने देखा कि इंसेंस स्टिक जो थी उसके पार्टिकल्स इधर उधर अपने आप घूम जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। हमने देखा कि डस्ट के पार्टिकल्स इधर उधर घूम रहे हैं रैंडमली। डेफिनेटली एयर के पार्टिकल्स क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, दे कीप ऑन मूविंग कंटिन्यूसली इन रैंडम डायरेक्शन, सो दे कीप ऑन पुशिंग द डस्ट पार्टिकल्स इन रैंडम डायरेक्शन। दैट इज वाई वी सी अ ब्राउनियन मोशन ऑफ डस्ट particles also in air. Similarly, we can say that if somebody
comes into the classroom wearing some perfume, कोई डिओड्रेंट लगा के आया है, आपको पता चल जाएगा। हाँ, क्यों? दूर से पता चल गया, क्योंकि वो डिफ्यूज़न के थ्रू और इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल के थ्रू वहाँ तक पहुँचा है। तो वी कैन से दैट दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न कैन बी डिफाइंड एज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाने वाला छोटा क्वेश्चन। Define diffusion, intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating, diffusion becomes faster. पराठे का एग्जाम्पल याद है, गरम पराठा, खुशबू दूर तक गई, एग्जाम्पल है इंटरमिक्सिंग का, हाँ, डिफ्यूज़न का। तो ज़्यादा टेम्परेचर है, इसका मतलब हीट ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है मतलब हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल बी मोर एंड दे विल मूव टू अ ग्रेटर डिस्टेंस। तो वो ज़्यादा दूर तक जाएंगे, ज़्यादा दूर तक उनका इम्पैक्ट, उनका स्मेल पता चलेगा। तो पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूज़न हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाँ, हमने ये एक्टिविटी देखा है, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, ना, हमने कंटेनर में लेने के बजाय टैप को काटने की कोशिश की। क्यों नहीं काट पा रहे? क्योंकि उनके बीच में फोर्स होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला। तो एक्टिविटीज सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. Solids में बहुत strong, liquid में थोड़ा कम और gases में बहुत कम। Intermolecular forces. In-text questions हैं यहाँ पे, हाँ, in-text question किनको बोलते हैं? जो ये ब्लू कलर से लिखे होते हैं in between the topics in our NCERT chapters, उनको हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बोलते हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रूर देखना चाहिए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं कई बार, और कई बार कुछ चैलेंजिंग भी हो सकता है, लेकिन उसी टेक्स्ट में से जो आप रिसेंटली पढ़ के चुके हो उसी में से पूछा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर इज मैटर, एयर इज मैटर, लव इज अ फीलिंग, इट इज़ नॉट मैटर। हाँ, लव का कोई वॉल्यूम होता है क्या, मास होता है क्या, कि हम किसी से 1 किलो प्यार करते हैं? हाँ, गुस्सा वो भी फीलिंग है, एंगर 250 ग्राम गुस्सा आ गया मेरे को आज, ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसा नहीं बोलते, इस बात का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप बोलते हो कि आप अपनी मदर को कितना प्यार करते हो, तो आप बोलते हो इतना, है ना, छोटा बच्चा बोलता हो इतना इतना इतना, उसका इतना ही बोल सकता है वो, मतलब बहुत, बस। हाँ, पाव भर प्यार नहीं करता है कोई, आधा किलो पाव भर, ये सब नहीं चलता। स्मेल, स्मेल क्या है? स्मेल मैटर है क्या? स्मेल जो है वो आपका एक्चुअली नर्वस सिस्टम का एक एक्शन है, मतलब कि स्मेल जो है उसका कोई वॉल्यूम या मास नहीं है ना, तो वो भी हमारा मैटर नहीं है। हीट नहीं है, एलिमेंट्स यस, थॉट मास या वॉल्यूम नहीं है। कोल्ड आप फील कर रहे हो, ठंडा ठंडा गरम, वो टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसको आप नाप नहीं सकते हो। लेमन यस, वाटर यस, स्मेल ऑफ, स्मेल इज स्मेल, है ना। तो स्मेल जो है बेसिकली एनीथिंग विच यू आर फीलिंग, आइदर वो आप उसको केवल अज्यूम कर रहे हो और या वो वाकई है। स्मेल को कैरी करने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो ज़रूर मैटर पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो हो सकता है वो वेपर की फॉर्म में आप तक आए हों, परफ्यूम के कुछ पार्टिकल्स होंगे। स्मेल नहीं कह सकते हम, परफ्यूम का वॉल्यूम है, परफ्यूम के ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम है, स्मेल का कोई वॉल्यूम नहीं है, स्मेल का कोई मास नहीं है। हाँ, अगर इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो मैं एक चीज़ आपको एग्जांपल से बताता हूँ। समझो किसी बंदे को कोरोना हो गया और उसको स्मेल करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि परफ्यूम है ही नहीं? परफ्यूम तो अब भी है। हाँ,
परफ्यूम का जो उसकी नोज तक पहुंच रहा है, उसके ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है, वो उसी क्वांटिटी में पहुंच रहा है, लेकिन उसको स्मेल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम का वो वाला पार्ट है जिसको हम रिसेप्टर बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, वो फॉर टाइम बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़ काम करना बंद कर दिया है। तो हम उस स्मेल को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जबकि परफ्यूम जो है वो उतनी क्वांटिटी में, उतने ही वॉल्यूम और उतने ही मास में है। तो हम कहते हैं कि मास और वॉल्यूम परफ्यूम का होता है, स्मेल का नहीं होता। मास और वॉल्यूम क्योंकि परफ्यूम का है, स्मेल का नहीं है, तो मैटर भी परफ्यूम है, स्मेल नहीं है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट्स, हॉट पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स हैविंग हीट, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एंड दे कैन मूव टू लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कि उसका मोशन करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं। अ डाइवर, ये डाइवर है ना, ड्राइवर नहीं है। डाइवर कौन होता है? जो डाइव करता है, पानी में कूद जाता है ना, स्विम करता है। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट वाटर पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। उन स्पेसेस में उसका हाथ जाता है और मूव कर जाता है। यही चीज़ वो एक पत्थर में कर सकता है क्या? उसका हाथ जाएगा नहीं, क्योंकि जो स्पेसेस हैं वो है ही नहीं, नेग्लिजिबल है या नहीं है। एयर में और भी आसानी से कर लेगा, क्योंकि एयर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो इजीली उसके थ्रू कट कर जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? हमने कहा कि मैटर इज पार्टिकुलेट, यानी पार्टिकल से मिलकर बना है। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो अब इसके आगे ये हमने बिल्कुल फंडामेंटल बातें अबाउट द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कर ली हैं। अब हम जब इसके आगे बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द states of matter, solids, liquids and gases. On the basis of characteristics of matter, we will compare their properties, how they are different from each other, and we will make a table of the same which we will use in our examination. ठीक है, तो कल इसके आगे बात करते हैं। थैंक यू।